नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के पार्ट 6 में पहुंच गए हैं। अगर आपने यूज ऑफ एमिजार और वाज वेयर नहीं देखे होंगे तो उसको पहले जाके आप देख लीजिए, ताकि आपको यूज ऑफ शैल बी और विल बी के बारे में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो फिर चलते हैं मैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो ध्यान दीजिएगा कि यूज ऑफ शैल बी, यूज ऑफ शैल बी, शैल बी, फिर विल बी। क्या लिखा हुआ है? विल बी। मतलब कहने का मतलब कि शैल बी और विल बी का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं और कहां पे करेंगे। ध्यान देंगे कि यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता भविष्य में कुछ होगा या बनेगा, तो ऐसे सेंटेंसों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूज ऑफ शैल बी का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल सा इसका पहचानने का नजरिया क्या है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ना गागेगी दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे? गागेगी। क्या दिखाई दे दे? गागेगी। इतना में से अगर कुछ भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 पॉइंट्स में से कुछ भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस है वो यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी है। इन यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी को क्या बोलते हैं? तो फ्यूचर टाइम का सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टाइम का सेंटेंस। भविष्य काल वाले समय का सेंटेंस इसको बोला जाता है। किसको? यूज ऑफ शैल बी का बोला जाता है। अभी हम लोग वीडियो के कितने नंबर में चले हैं? पार्ट 6 में चले हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे? इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और इसके पार्ट 7 में हम लोग क्या सीखेंगे? इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आप स्ट्रक्चर याद वाद नहीं किए होंगे तो आपको परेशानी क्या होगा कि इसको समझने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। मैंने क्या किया था कि पार्ट 1 में यूज ऑफ एमिजार को अच्छी तरह से समझा दिया हूं और वाज वेयर को अच्छी तरह से समझा दिया हूं। उसको इतनी अच्छी से समझा दिया है कि यूट्यूब पर वैसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। मैंने एक सब्जेक्ट से लेके वर्ब तक और उसके स्ट्रक्चर से लेके पहचान तक तथा रिमार्क्स से लेके नोट्स तक लिखा दिया हूं। इसीलिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले उन वीडियो को जाके देखिए। तो किसी को लगता हो कि उन वीडियो को देखे तो कैसे देखे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उसको क्लिक कीजिए और वहां से उस वीडियो को, 5 वीडियो को पहले देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर 6 वीडियो में आपको क्या आएगा? मजा आएगा। इसीलिए चलते हैं कि यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी कहेंगे किसको, और डिफिनेशन हमारा हुआ कि भाई फ्यूचर टाइम कहेंगे किसको। तो इसका सीधा सा सिंपल सा डिफिनेशन है कि यदि, क्या है कि यदि वाक्यों से बोध हो कि, वाक्यों से बोध हो कि, यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता, क्या? कर्ता भविष्य में, कर्ता भविष्य में कुछ होगा, कुछ होगा या बनेगा, कुछ होगा या बनेगा, तो ऐसे वाक्यों को, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर टाइम का, फ्यूचर टाइम का वाक्य कहा जाता है। ध्यान देंगे डिफिनेशन पर, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी पर ध्यान देंगे। शैल बी विल बी को पहचानने के लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि गागेगी सेंटेंस में लगा हो, सेंटेंस के लास्ट में, तो उसके साथ अगर यदि वह भविष्य काल को अगर दर्शाता हो तो समझ जाएंगे कि दिया गया हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टाइम का है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है डिफिनेशन इसका कि यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता भविष्य में कुछ होगा या बनेगा, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर टाइम का वाक्य कहा जाता है। जरा इसकी क्या करेंगे? पहचान को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहचान दोस्तों क्या हो जाएगा? नोट आप करते चलेंगे, जब भी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो कॉपी पेन लेके पढ़ेंगे। तो पहचान इसका हो जाएगा कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के
अंत में गा या गे या गी इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों के साथ, ऐसे वाक्यों के साथ शैल बी, SHALL लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? शैल बी, SHALL, अब बी, शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए ना, एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया कि वह अच्छा होगा। क्या सेंटेंस है? कि वह अच्छा होगा, आप डॉक्टर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, वह खुश होगा, हम लोग अच्छे होंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, गागे की सब में लगा हुआ है। अब फाइनली हम समझ गए होंगे कि इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने पार्ट 5 तक देख चुके हैं, तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। तो क्या है यहाँ पे कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी, मतलब ये 3 वर्ड से अगर लास्ट हो रहा है, तो हम फाइनली समझ जाएंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है वो शैल बी एंड विल बी का सेंटेंस है, और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल होगा कि वह अच्छा होगा, आप डॉक्टर बनेंगे, वह खुश होगा, और हम लोग अच्छे होंगे। ये आप समझ गए होंगे, और आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता भविष्य में कुछ होगा या बनेगा, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर टाइम का वाक्य कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस दोनों में आकाश और जमीन का फर्क है। अभी हम लोग फाइनली क्या सीख रहे हैं? तो टाइम के सेंटेंस को सीख रहे हैं, टेंस के सेंटेंस को नहीं सीख रहे हैं। टाइम के सेंटेंस में क्या रहता है कि एक वर्ब दिया रहता है, और टेंस के सेंटेंस में क्या रहता है कि 2-2 वर्ब दिए रहते हैं। एक आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, और एक आपका ट्रांसलेशन के पीछे वाला वर्ब, जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी वो सब नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आप पूरी सीरीज अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपको सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली अब हम समझ गए होंगे कि यूज ऑफ शैल बी या विल बी में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आपसे अगर कोई पूछ भी देगा कि यूज ऑफ शैल बी विल बी किसको कहते हैं, तो आप आसानी से जवाब दीजिएगा कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों को शैल बी या विल बी का वाक्य समझा जाता है। या आपसे अगर कोई पूछ देगा कि फ्यूचर टाइम का वाक्य किसको कहते हैं, तो ये भी डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक पहचान हो जाएगा। लेकिन इसका डिफिनेशन असल में अगर डिफिनेशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता भविष्य में कुछ होगा या बनेगा, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर टाइम का वाक्य कहा जाता है। और पहचान अगर बोलेगा तो गागे गी लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ है वह कौन सा दिया हुआ है, तो यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का दिया हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों कि इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप आसान से समझ गए होंगे। इस तरह से आपके बुक में भी अच्छी तरह से लिखा हुआ नहीं है, जो एक सीरीज वाइज लिखी जाती है उस तरह से लिखा हुआ नहीं है। मैं सारे बुक के विश्लेषण करके, पढ़ के, और तब मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके पढ़ाने में भी अगर हमको कोई दिक्कत हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो अब हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शैल बी एंड विल बी पर, कि इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। पहचान तो हम लोग समझ गए भाई कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, शैल बी और विल बी के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर याद हो गया तो फाइनली समझ जाएंगे कि सेंटेंस तो आपके लिए
क्या हो जाएगा, गोलगप्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोलगप्पा, मतलब फुचका हो जाएगा, मुंह में डालते ही गल जाएगा। उसी तरह से सेंटेंस कॉपी पर मिलते ही या कान से सुनते ही आपका मन कर जाएगा ये सेंटेंस तो सर हमको पढ़ा चुके हैं, अब हमको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इंग्लिश को अगर अच्छी तरह से समझना है तो आपको वर्ड मीनिंग याद करना जरूरी है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि सबसे पहले आपको क्या याद करना चाहिए, तो वर्ड मीनिंग मतलब शब्द याद करना चाहिए। दूसरा क्या, तो सेंटेंस का पहचान याद करना चाहिए। और तीसरा आपका क्या है, स्ट्रक्चर। क्या, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, क्या याद करना है, बनावट। और चौथा क्या, रीमार्क। ये चार बात आपको अगर आ गया तो समझिए कि आपको सेंटेंस बनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये चार बात अगर आपको याद हो गया तो समझिए कि आपके लिए सेंटेंस क्या है, हलवा है, मतलब हलवा है। बात को समझ रहे हैं ना। अब लिखेंगे क्या हम लोग, स्ट्रक्चर पर चलेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ शैल बी। क्या लिखा हुआ है, शैल बी एंड विल बी। शैल बी एंड विल बी, एंड भी लगा सकते हैं या भी लगा सकते हैं, दोनों तो एक ही साथ में प्रयोग होगा। तो ध्यान देंगे स्ट्रक्चर ऑफ शैल बी एंड विल बी। अब भाई इसका क्या क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद बी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। छठा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कि WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये याद आपको करना पड़ेगा साथियों, इसको याद करना पड़ेगा। याद नहीं कीजिएगा तो आपसे एक भी सेंटेंस आपसे हिलने वाला नहीं है। वही बात हो जाएगा, रटंत विद्या अटंत न, ठुसंत भोजन पचंत न। ठुस के अगर भोजन कर लीजिएगा ना वो कभी भी पचने वाला नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ही भोजन कीजिए, लेकिन ठीक ठाक भोजन कीजिए, जरूर पच जाएगा। उसी तरह से पढ़ाई भी है। बुक के ट्रांसलेशन को रटने से आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा, आपको पहचान रटना पड़ेगा, आपको शब्द रटना पड़ेगा और आपको रिमार्क मतलब नोट्स रटना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी सेंटेंस में। नहीं तो फिर वही जो सब करते आ रहे हैं, आप भी BA फाइनल में चले जाइएगा और आई एम गोइंग यू आर जाइंग करते रह जाइएगा। यू आर जाइंग होगा कि गोइंग होगा कि कमिंग होगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि देखा जाता है कि आदमी ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसको ठीक से सेंटेंस बोलने नहीं आता है इंग्लिश का। क्यों? उनकी नाकामी है, वो शुरू से इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारे देश में हर कोई क्षेत्र में थोड़ा बहुत जरूर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं लोग। आप क्यों सोए हुए हो? अब तो जगो यार, अब तो इंग्लिश पे ध्यान दो। हर चीज इंग्लिश में है। बैंक का फॉर्म देखने जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। अरे भाई आप भी अपने से पढ़ो ना। अगर शब्दों के भंडार आपके पास रहता तो आप आसानी से एक आवेदन पत्र लिख सकते थे, आप आसानी से एक एप्लीकेशन लिख सकते थे। लेकिन आपको तो सेंटेंस बनाने ही नहीं आता। आपने बचपनों में इतने बिगड़ैल काम कर लिए जिससे आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए अंग्रेजी को छोड़िए मत। अंग्रेजी ही आपको कोई भी चीज में, SSC में देखिए ना 25 में 25 इंग्लिश आपको देता है। SSC के CHSL में जाके देखिए, उसमें ही 25 से 25 इंग्लिश आपको देता है। क्या कीजिएगा भाई?
आपको आता नहीं है। मान लीजिए कि अगर 100 मार्क्स की एग्जाम हो रही है तो उसमें 25 नंबर योगदान किसका? इंग्लिश पूछेगा। कटअप कितना जाता है? 85 जाता है, 95 जाता है। क्या जीके, मैथ, रीजनिंग से आपका कटअप संभव है? नहीं है संभव। आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि इधर आप 25 में 25 भी तो नहीं बना सकते हैं 100 में ना। तो अगर 20 से 20 करके भी बनाइएगा चारों में तो 20 4 80 नॉर्मलाइजेशन करके आपके वो 85 90 के पार जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन टच नहीं किए तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आपसे ये संभव नहीं है। इसीलिए इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। एसएससी के विद्यार्थियों वाले को मैं बोल रहा हूं, बीए में चले गए, बीए पास हो गए और अभी तक आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। ये बड़ी दुख की बात है। कैसे अमेरिका जाओगे? कैसे लंदन जाओगे? व्हाट्सएप खेलने से काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चलने वाला नहीं है कि व्हाट्सएप पे हमने इंग्लिश टाइप कर लिया तो हमको आ गया। अरे वो तो छोटा बच्चा भी कर लेता है यार। इंग्लिश का मतलब थॉरो इंग्लिश आना चाहिए। मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी बोलो वहां पे। ऐसे ये इंग्लिश हुआ ना। ये क्या मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, ये हिंदी बोलने के लिए आपको मना नहीं है, लेकिन जो हिंदी बोली जाती है वो हिंदी बोल के दिखाओ तुम, तब समझेंगे। इसीलिए बात तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, दिल पर भी लगा होगा तो क्या कीजिएगा, सुनना तो पड़ेगा क्योंकि आता भी तो नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को देखिए, जरूर आपको इंग्लिश आ जाएगी। अब क्या करेंगे? रिमार्क लेके चलेंगे। असल में रिमार्क मतलब होता है नोट्स, जो पॉइंट है, जो नोट करने योग्य है उसी को क्या बोलते हैं? रिमार्क बोलते हैं। रिमार्क नंबर 1 में चलेंगे। इसका सेम फॉर्मूला है कि आई और वी के साथ खाली क्या लगाते हैं? शैल बी लगाते हैं। तो आई एवं वी के साथ फ्यूचर टाइम में क्या? फ्यूचर टाइम में एक्टिव भी लिख सकते हैं। फ्यूचर टाइम में आई एवं बी के साथ फ्यूचर टाइम में किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। और इसका दूसरा रिमार्क हो जाएगा ही, सी, इट, यू, दे, और एक हो जाएगा आपका सिंगुलर एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर तो आप लिख ही लिए होंगे और इसका रिमार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं 4 बातों पर आपको ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप शब्दों को याद कीजिए किसी भी ट्रांसलेशन से, आप पहचान को याद कीजिए, स्ट्रक्चर को याद कीजिए, रिमार्क को याद कीजिए। वो सारी बात मैं लिखा देता हूं। किसी ट्रांसलेशन की ढूंढने की जरूरत नहीं है और गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है, यहां जो लिखाते हैं उसको देखिए। आई एवं वी के साथ फ्यूचर टाइम में शैल बी का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, यू, दे, THEY दे, एवं सिंगुलर एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये पार्ट 6 में, बेसिक ट्रांसलेशन के पार्ट 6 में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यकीन मानिए अगर आपको याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो या 7th वीडियो जो आएगा उसमें आपको सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत कहीं से भी नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे? इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने को ना भूलेंगे। अगर हमको पढ़ाने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा तो दोस्तों उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।